नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स इन ऑल्टरनेटिंग करंट। देयर आर 7 केसेस। ये केवल एकमात्र मैं हूं जो 7 केस एक दिन में कर सकता हूं, बाद बाकी किसी वकील की हिम्मत नहीं जो कर दे। खैर, तो मैं बात करता हूं 7 केसेस के लिए। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं समझा दूं पहले, फिर हम उन केसेस पर आते हैं। वो पॉइंट है क्या, ध्यान देना। एक पॉइंट है, इसका नाम है फेजर डायग्राम। क्या है? फेजर डायग्राम। जरा इसको समझ लें भाई। जो फेज एंगल होता है, जैसे इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव। कभी ऐसा पढ़ा है एसएचएम में? तो जो एसएचएम अभी अल्टरनेटिंग करंट यही तो देखो, इसी को तो हार्मोनिक्स तो है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हो। ये जो फाइव होता है इसको क्या बोलते हैं? किसी को नाम याद है? फेज एंगल। क्या होता है? हाँ, तो करंट और वोल्टेज को हम इस एंगल के हेल्प से ट्रीट करेंगे एज लाइक वेक्टर। होते स्केलर से, बट इनमें वेक्टर कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो फेज एंगल की हेल्प से आई और वी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम बनाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? फेजर डायग्राम। यानी उनमें सभी वेक्टर्स वाले रूल अप्लाई होंगे जो वेक्टर कैलकुलस में आपने पढ़े हैं या वेक्टर में पढ़े होंगे। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स, वो सब चीजें। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं फेजर डायग्राम के बाद अगला पॉइंट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स इन एसी। बहुत ध्यान से, बिल्कुल पेटी बांध कर बैठिए, सीट बेल्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स इन एसी, ये तो हेडिंग हो गई। सबसे पहला केस, हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है उसमें केवल रेजिस्टेंस ही हो। देखो 3 टाइप एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टेंस एल। पढ़ा चुका हूं मैं, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, कैपेसिटी भी पढ़ चुके हो, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टर, कोफिशिएंट एल, एल सी आर। 3 तरह की चीजें होती हैं सर्किट में। पहले सिंगल सिंगल यूज करता हूं। जैसे सबसे पहला पार्ट हमने लिखा, सर्किट कंटेन्स आर ओनली। क्या है? सर्किट कंटेन्स आर ओनली। मतलब समझ पाए? इसमें प्योर आर है और कुछ नहीं, ना सी ना एल। अब सुनिए, शुरू के 3 केसेस, इनिशियल 3 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये नहीं सीख पाएगा वो आगे के 4 समझ ही नहीं पाएगा। थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वाइज तो ये इंपॉर्टेंट है। हम डायग्राम बनाते हैं, देखो आर के लिए आप लोग ऐसे जिगजैग 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 ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? और जो एसी का सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा, एसी सोर्स का। अब भूल जाओ बैटरी बनाना, प्लस माइनस बैटरी बनाते थे प्लेट्स, अब वो नहीं यूज हो रही। अब यहां से जो कुछ पढ़ेंगे उस सब में ये सोर्स होगा हमारा। ठीक है, इसको एसी सोर्स कहेंगे। और इसके लिए अगर कभी वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी होगी तो सिंपल V नहीं लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा करेंगे। क्लियर है बात कि नहीं? बताओ। अभी तक जो बैटरी लगाते थे उसमें V लिखा करते थे या EMF E लिखा करते थे। अब यहां पर हम लिखेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए, इस सर्किट पे हम बात करने वाले हैं। हमें ध्यान रखना यह है कि वोल्टेज और करंट, V और I के बिटवीन एंगल पता करना है, फेज वैल्यू पता करनी है। इन दोनों के बीच कितना फेज डिफरेंस है, मतलब एंगल डिफरेंस है। इसके लिए V की इक्वेशन को हम उठाते हैं, इनिशियली शुरुआत करते हैं और सिंपलीफाई करते करते कहां पहुंचाते हैं? I की इक्वेशन को पार लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट AC वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। अच्छा, अब सुनो, प्योर आर है ना यहां पर, आर ओनली है। आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस केवल है तो ओम्स ला यूज होगा। ओम्स ला किसके लिए होता था? आर के लिए तो होता था, V अपॉन I इज इक्वल टू आर। तो यूजिंग ओम्स ला, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? आई आर। सर्किट का रेजिस्टेंस हमने क्या लेट किया? देखो आर लेट किया है,
वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से अगर हम आई को फाइंड करें तो वी नॉट अपान आर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सब लोग। और वी नॉट अपान आर, वी अपान आर होता है क्या आई, तो वी नॉट अपान आर क्या होना चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप जरा ध्यान से देखना, अगर सर्किट में प्योर आर है, आर ओनली है, तो ये दोनों इक्वेशन की शकल एकदम मैच कर रही है। देखो एंगल में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, यहां भी साइन में ओमेगा टी है, यहां भी साइन में ओमेगा टी है, मतलब दोनों में V और I में सेम एंगल है ना, मतलब V एंड I बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये तो कह सकते हो हियर V एंड I हैव सेम फेज। देखो एक ही फेज है, ये जो साइन का एंगल होता है इसको फेज एंगल कहेंगे, या यूं कह सकते हो V एंड I बोथ इन सेम डायरेक्शन, बोथ इन सेम डायरेक्शन, ये भी कह सकते हो। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, एक डायग्राम होता है एनालॉग डायग्राम, क्या होता है, और एक होता है हमारा वो फेजर डायग्राम। पहले हम एनालॉग बनाते हैं, जैसे ये करंट है, करंट की जैसी जैसी डायग्राम होगी वैसी वैसी वोल्टेज की होगी कि नहीं, क्योंकि सेम एंगल है। करंट को हमने बना दिया, अब हम लोग बना दे रहे हैं वोल्टेज को। वोल्टेज थोड़ा बल्ब साइज में बड़ा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखो, यानी ये हो गया वी नॉट, क्या हो गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये क्या हो गई आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। इस तरह के डायग्राम को एनालॉग डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेजर डायग्राम में जब लिखना बनाना चाहे तो सुन लीजिए, फेजर डायग्राम। यहां पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आगे हमारा कॉन्सेप्ट इसी पर चलने वाला है। मैंने यहां पर एक चीज प्रूव कर दी कि जो फेजर एंगल आई का है वही वी का है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। फेजर डायग्राम को हम लोग एरो से बनाते हैं। देखो जैसे सपोज करो ये आई है, ये किसके लिए बना दिया आई, और इस सामने अगर वैल्यू पूछी जाए तो इसको आई नॉट कहोगे, पीक वैल्यू। ऐसे अगर वी का बनाते हैं हम, सपोज करिए इसी डायरेक्शन में बनाना होगा कि नहीं बताओ, लेकिन ये थोड़ा बड़े साइज का बनेगा। साइज क्यों बड़ा किया? क्योंकि V की मैग्नीट्यूड हमेशा I के कंपेयर में ग्रेटर होते हैं, ऐसा हम लोग बनाते हैं। अच्छा एक चीज सुन लेना मेरी बात ध्यान से, फेजर डायग्राम समझाने का तरीका हर बुक के राइटर का अलग अलग होता है, हर स्कूल के टीचर का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कैसे कैसे हो सकता है मैं वो तरीके बता रहा हूं, लेकिन आप मेरा फॉलो करें। अगर किसी और का फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ हमसे सीखोगे कुछ कहीं और सीखोगे, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। बट मैं सिखा दे रहा हूं सभी बातें कि कैसा कैसा डायग्राम आपके स्कूल के टीचर बना सकते हैं। मैं सबसे सिंपल मेथड सिखाता हूं। मैं हमेशा अपनी तरफ से करंट की डायरेक्शन लेता हूं, आई इधर लेटी हुई हॉरिजॉन्टल, और V को हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं जितना एंगल बना रहा होगा। फिलहाल जैसे यहां पर V तो उसी डायरेक्शन में इसलिए बना दिया। अगर V मान लीजिए 90 डिग्री आगे होता करंट से तो हम इधर बना देते V को, अगर V करंट से 90 डिग्री पीछे होता तो हम इधर बना देते। ध्यान देना, V जितना आगे पीछे होगा, आगे है तो इस तरफ चलेंगे और पीछे है तो इस तरफ बनाएंगे, ठीक है, जितना भी एंगल है। I को हमेशा किधर रखेंगे हम? हॉरिजॉन्टल। बट ऐसा सब लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग कहो I को यहां ले लें हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर। अब वो कहें कि मान लीजिए वोल्टेज हमारा 90 डिग्री आगे चल रहा, फॉरवर्ड है, तो इस पर 90 बनाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? बोलो 135 पे पहुंच जाओगे कि नहीं बताओ? अगर लैग बिहाइंड हो तो V कहां बनेगा? यहां बनेगा। टीचर्स का अपना तरीका अलग अलग होता है सबका। आप उनके जब डायग्राम देखोगे तो थोड़ा तिरछे तिरछे दिखेंगे। कुछ लोग इसको भी नहीं पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारी करंट यहां होगी, चलो वर्टिकल, सब सही है, लेकिन कैसा भी आप बना सकते हो। अब अगर वोल्टेज उनका आगे चल रहा है 90 तो इधर बनेगा, और पीछे चल रहा है 90 तो इधर बनेगा। ऐसे तरह तरह से स्टाइल से लोग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो बना रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। हमारी करंट हमेशा कैसी रहेगी? हॉरिजॉन्टल। हम सबसे पहले करंट को ही बनाएंगे,
फिर वोल्टेज को जैसा एंगल उसका होगा 90, 45 जितना भी आगे पीछे होगा, आगे तो इस तरफ को बढ़ा के बनाएंगे, पीछे तो नीचे की तरफ ले जाएंगे बस। तो चलिए हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर फेजर डायग्राम आप बनाओगे तो कौन सा है, ये वाला नोट करना पड़ेगा आपको। तो ये फर्स्ट केस हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम केस 2 पर आते हैं। किस पर आते हैं, केस 2। इसमें क्या था, क्या था, आर ओनली। अब हम उठा रहे हैं एल ओनली। क्या उठा रहे हैं, एल ओनली। क्या उठा रहे हैं, तो सेकेंड केस डाल दीजिए, सर्किट कंटेन्स एल ओनली, मतलब प्योर इंडक्टर सर्किट। कैसा है, प्योर इंडक्टेंस वाला सर्किट है। प्योर इंडक्टर सर्किट के लिए इंडक्टर का जो सिंबल होता है, ध्यान रखिए, कॉइल जैसा होता है, ऐसे। ये एसी है, V = V0। मैंने आपसे सिखाया कि हम हमेशा शुरुआत, स्टार्टिंग V से करते हैं। इंडक्टर है ना, इंडक्टर मतलब लेंज लॉ, फैराडे लॉ, इंडक्टेंस में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, यानी हमेशा उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। यहां एक अपोजिंग ईएमएफ भी काम करता है, अपोज करने वाला, उससे हम सिंबल देते हैं जैसे E। क्या सिंबल देते हैं, अपोज करेगा, और स्टेडी स्टेट पर दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, 0। क्या बना लेंगे, यानी जो E होगा वही V हो जाएगा जब एक दूसरे के अपोजिट मिलके बनेंगे। तो सुन लेना चाहे आप, ऐसे लिख सकते हो, एट स्टेडी या बैलेंसिंग पॉइंट E + V क्या बनेगा, 0। E के लिए फॉर्मूला तुम्हें अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, E = -L/di/dt सिखाया मैंने। आप चाहें तो पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकालें, उसमें देख लें। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता था, -L/di/dt। और वोल्टेज का भी फार्मूला क्या यूज किया है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, 0। इसमें से सिंप्लीफिकेशन करिए तो di/dt क्या आने वाला, जरा देखो, V0/L हो जाएगा sin ω t। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, मजाक बिल्कुल ना करना इसमें। हम लोग तो V से शुरू करते हो, पहुंचते कहां है, I पर। तो इस इक्वेशन को I के लिए बनाना है मुझे, तो di = V0/L sin ω t dt। बोलो सब लोग, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, I की वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो मतलब देखो, तो V0/L sin ω t dt। अच्छा, V0/L को क्या कर दोगे आप, कॉमन निकाल दो बाहर, sin ω t dt हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। साइन का इंटीग्रेशन किसी को पता है, -cos ω t है ना, तो ओमेगा कहां जाएगा, डिवाइड में। तो ये देखो, V0/L -cos ω/t/ω। अच्छा, तो V0/L ω -cos ω/t। ध्यान देना, I की इक्वेशन आ गई, लेकिन अभी अच्छी नहीं आई है। क्यों अच्छी नहीं, क्योंकि कॉस है। क्या है, हमें क्या चाहिए, साइन। क्या चाहिए, साइन। कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना हो, ध्यान रखना मेरी बात, तो आपको इंफॉर्मेशन भी बता दें, अगर हम कहें साइन ω/t, मतलब 90 से कंसीडर कर रहे हैं, 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा, और sin 90 - थीटा cos थीटा होता कि नहीं। इसको हम साइन में ऐसे लिख सकते हैं, देखो, साइन, ये माइनस बार बना दें दो, 90 - थीटा नहीं लिख सकते हो, बताओ। अच्छा, ये साइन 90 - थीटा करो, यही आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे वापस आप। मुझे साइन में चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि v का हमारा इक्वेशन किस में होता है, साइन में होता है, तो I को भी साइन में चाहिए। लेकिन अब एक बात, समस्या फंस गई, ω/t यहां निगेटिव है, जबकि हमारा जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है उसमें ω/t कैसा है, देखो, पॉजिटिव है। कंपेयर करना तो एक जैसी शक्ल होनी चाहिए, मिलती जुलती। तो आइए हम इसको निगेटिव को पॉजिटिव बनाए। तो देखो, साइन -थीटा -sin थीटा होता है, इस माइनस को अंदर ले जाओ। तो अब जब माइनस अंदर चला गया तो ω/t कैसा बन गया, देखो,
पॉजिटिव बन गया कि नहीं बन गया, बताओ भैया सब लोग। अच्छा, V नॉट अपान ओमेगा एल, ध्यान देना भाई सब, क्या V नॉट अपान ओमेगा एल। अगर हम डायमेंशन निकालें किसकी, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू, आप निकालना डायमेंशन, ओमेगा की क्या होती है T इनवर्स, याद है, एल की क्या होती है ml2 T-2 A-2, तो ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के, किसके इक्वल आ जाती है, जो डायमेंशन एल ओमेगा या ओमेगा एल की होती है वही डायमेंशन रेजिस्टेंस की भी होती है। तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया है, एक तरह का रेजिस्टेंस आ गया, यानी ओमेगा एल इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन इसको रेजिस्टेंस कहेंगे नहीं, रेजिस्टेंस तो हम आर को कहते हैं ना, तो नाम बदल देंगे इसका, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव, इंडक्टेंस की वजह से आया ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम है क्या, और डिनोटेड बाय एक्सएल, इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक्सएल से, कैसे डिनोट करते हैं, तो एक फॉर्मूला बनेगा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा, ओमेगा क्या है पता है, एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या लिखा करते हो, तो 2 पाई एफएल भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो देखो। अच्छा, अब इसको मैंने एक्सेल लिख दिया, ध्यान देना, तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई जरा देखो, नाउ I इज इक्वल टू वी नॉट अपान एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना समझ में आया। और V अपान आर होता क्या, I होता है, ये भी तो R ही है ना, एक तरह का रेजिस्टेंस ही तो है, तो इसको I नॉट नहीं लिख सकते हो आप, बताओ। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर करंट वाले एंगल को देखें, क्या एंगल है यहां पर, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वोल्टेज वाले का एंगल क्या था, ओमेगा टी। आप बताओ ओमेगा टी और इसमें कितने एंगल का डिफरेंस है, देखो V वाला था V नॉट साइन ओमेगा टी, था कि नहीं था, बताओ अभी जो शुरुआत की थी। और I की इक्वेशन कैसी आ गई, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बताओ इसका एंगल वोल्टेज के एंगल से 90 डिग्री कम है कि नहीं, बताओ, लेस देन 90 डिग्री है I की वैल्यू, इसको बोलते हैं लैगिंग बिहाइंड, क्या बोलते हैं, पीछे चल रही है, देखो करंट पीछे चल रही है, यानी करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2, करंट पीछे है वोल्टेज से, या इसको उल्टा बोले, वोल्टेज करंट से आगे है 90 डिग्री, बोलो उल्टा कहो तो नहीं कह सकते हो कि वोल्टेज आगे करंट से। अब हम इसका बना रहे हैं फेजर डायग्राम, क्या बना रहे हैं, पहले एनालॉग भी बना सकते हो आप, एनालॉग में देखो हमने किसी करंट की जैसे बना दी, अगर करंट बना दी तो करंट से वोल्टेज आगे है ना 90 डिग्री, करंट पीछे, तो जब करंट 0 होगी तो वोल्टेज की वैल्यू 90 होनी चाहिए कि नहीं, बताओ। यानी जो वोल्टेज वाला कर्व बनाओगे, ध्यान देना, जो वोल्टेज वाला बनाओगे वो 90 से स्टार्ट होगा, और जब करंट 90 होगी तो ये 0 पे, मतलब ऐसे ऐसे चलेगा, अल्टर चलेगा इससे, देखो अगर एनालॉग बनाओगे तो इस तरह बनेगा। लेकिन एनालॉग से हमें ज्यादा मतलब नहीं, हमारा मतलब ज्यादा है फेजर से। अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे इस सर्किट के लिए, फेजर डायग्राम, तो मैंने आपसे एक चीज सिखाई थी, करंट तो हमेशा हमको कहां लेनी है, हॉरिजॉन्टल। अब वोल्टेज बताओ करंट से आगे चल रहा है कि पीछे, वोल्टेज आगे, करंट पीछे चल रही है, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे है तो हमें कहां देना चाहिए, यहां देना चाहिए कि नहीं, बताओ। बस V के साथ सफिक्स एक और डाल देना L, जिससे तुम्हें याद रहेगा आसानी से कि L वाला केस है ये, वोल्टेज फॉर इंडक्टर। ये हमारा फेजर डायग्राम हुआ करेगा, क्लियर बात। ये केस 2 हो गया, समझ में आया। कुछ पूछना है, पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से पूछना, हमसे ना पूछना। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की, किसकी, प्योर C, सर्किट कंटेन्स ओनली C। थर्ड केस, सर्किट
contains C only। बस वही स्टाइल, पहले कैपेसिटर बना दो, फिर एसी सोर्स लगा दो, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं, डायग्राम बन गया। आपको अब हमें फिर से शुरुआत V को लेकर करनी है। अच्छा एक बात बताओ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। हमें करंट की इक्वेशन चाहिए ना, तो अगर हम कहें I इज इक्वल टू dq बाई dt होता है, कोई रोक देगा मुझे ये कहने से? है किसी में हिम्मत? और Q क्या होता है कैपेसिटर के लिए? CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है? तो d बाई डी टी आप CV नहीं कह सकते हो, बताओ। और V AC के लिए क्या होता है? AC के लिए V का वैल्यू क्या होती है? V नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तो सिखाया मैंने, हम V को सॉल्व यूज करते हैं और I निकाल लेते हैं, बस मेरा टारगेट ये रहता है। तो CV नॉट क्या हो गया? कांस्टेंट बाहर निकाल दो, और d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी को याद है? कॉस। वेरी गुड। और ओमेगा टी है तो ओमेगा भी तो आएगा मल्टीप्लाई में, नहीं आएगा? तो देखो आई की इक्वेशन आ गई सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा एक जगह यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सोलह प्लीज समझना जरा बात को, ये करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, जो 1 अपान ओमेगा सी की डायमेंशन होगी, आप इसको निकालिएगा। डायमेंशन तो आप सीख ही चुके हैं ना। डायमेंशन ऑफ 1 अपान ओमेगा सी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब 1 अपान ओमेगा सी की डायमेंशन निकालते हैं तो किसकी वैल्यू के बराबर आती है? रेजिस्टेंस की डायमेंशन के इक्वल आती है। यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी एक रेजिस्टेंस का स्टाइल है, नोन एज, लेकिन इसका नाम सुनना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? यानी है तो रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, लेकिन ये कैपेसिटेंस की वजह से ऑफर किया गया, इसलिए इसका नाम कैपेसिटिव है। वो इंडक्टर की वजह से था, इसलिए उसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस था। डिनोटेड बाय, इसका जो सिंबल होगा ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग, वो एक्सएल से था तो ये किससे डिनोट किया जाएगा? एक्ससी से। किससे डिनोट किया जाएगा? एक्सी। तो फिर एक्ससी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके लिए क्या तैयार हुआ? 1 बाई ओमेगा सी, या यूं कहें ओमेगा को अगर 2 पाई एफ लिख दो तो 2 पाई एफ सी। अब वापस फिर उसी इक्वेशन में आते हैं। देखो यहां पर जो सी ओमेगा है भी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड के डिवाइड में से लिखा जा सकता है। देखो जो मल्टीप्लाई की चीज हो उसको हम डिवाइड के डिवाइड में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? अच्छा अब जरा ध्यान देना, 1 अपान ओमेगा से इसको बनाया है, पलट के वहीं ऊपर ही तो चला जाएगा, और इसी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के। यानी इसको एक्ससी लिखोगे तो वी नॉट अपान एक्ससी। अच्छा एक और चीज, ये कॉस आ गया है, हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? साइन, कंपेयर करने के लिए। तो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा। क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता कि नहीं होता बताओ? तो वी नॉट अपान एक्स सी। अच्छा ओमेगा टी को पहले लिख लो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, प्लस पाई बाई 2। इसको क्या लिख सकते हो बताओ? वी अपान आर, आई होता है तो ये आई नॉट हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बताओ करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है कि नहीं? करंट इज फॉरवर्ड बाई पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज। या इसको उल्टा कहें अगर मान लो तो हम कहेंगे वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड। क्या कह सकते हो बताओ? वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड बाई पाई बाई 2 फ्रॉम करंट। फिर वही फेजर डायग्राम, मेन हमारा फेजर डायग्राम से, किससे? मेन हमारा सेट किससे चलता है? फेजर डायग्राम। अगर फेजर डायग्राम बनाऊं तो मैंने आपसे क्या हॉरिजॉन्टल हमेशा लेने के लिए कहा है? करंट।
फिर वोल्टेज डिसाइड करो कहां जाएगा, वोल्टेज नीचे जाएगा कि नहीं 90 डिग्री, ये बात। और सफिक्स में सी इसलिए डाल दिया क्योंकि ये कैपेसिटेंस के केस का मैटर है। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लो एनालॉग बनाने पर कोई तैयार हो जाए, नहीं सर हम बनाएंगे एनालॉग वाला, तो हमने जैसे करंट ऐसे बना दी, वोल्टेज 90 पीछे चलेगा, तो इसको -90 से वोल्टेज को बनाओगे। अगर आपको बनाने का मन हो तो आप इस तरह बना सकते हो, ऐसे पीछे से 90 शुरू करिएगा। बट हमें कोई एनालॉग से मतलब ही नहीं, आगे 4 केस में एनालॉग बनेगा ही नहीं, केवल बनेगा कौन सा हमारा, ये फेजर डायग्राम। क्या ये सब समझ में आ गया मैटर कि नहीं समझ में आ गया? एक क्वेश्चन यहाँ बच्चों के मन में हो सकता आता हो, कभी कभी बच्चे पूछते कभी नहीं भी पूछ पाते। वो पूछते कि सर यहां 90 + थीटा क्यों यूज किया, जबकि इससे पहले वाले में आपने 90 - थीटा यूज किया था। अभी जो पीछे केस किया उसमें क्या किया था हमने, sin 90 - थीटा। यहां 90 + थीटा क्यों किया, रीजन समझ लो। हमें कुल मिला के ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? अगर यहां 90 - थीटा यूज करते तब भी वही आता cos थीटा, देखो। लेकिन फिर ओमेगा किस में चला जाता, माइनस में। पीछे वाले में ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाहर एक माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है। वहां माइनस आगे वाला खत्म करने के लिए ऐसा एडजस्ट किया था। तो ये चीजें समझ में आ गई, नोट कर लो इसको।